हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एनएलएम का पार्ट 1 किया था। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स हमने पढ़ लिया था। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देश फ्रेम होता क्या है, ठीक है। निर्देश फ्रेम होता क्या है? तो निर्देश फ्रेम जो होता है एक निकाय है जिसमें स्थित प्रेक्षण करता है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक ऑब्जर्वर, ठीक है, किसी वस्तु की चाल के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, नहीं ऑब्ज़र्व करता है उसकी स्थिति को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है, नहीं। तो निर्देश फ्रेम में पहली बात, निर्देश फ्रेम विरामावस्था और गतिज अवस्था का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। निर्देश फ्रेम में विरामावस्था व गतिज अवस्था का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, नहीं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दो निर्देश फ्रेम होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप देखेंगे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा निर्देश फ्रेम जो स्थिर हो, ठीक है। कैसा होता है? ये स्थिर होता है, ठीक है ना, स्थिर होता है और एक सरल रेखा के अनुदेश एक समान वेग से चल रहा होता है, ठीक है, और एक समान वेग से गति करता है, एक समान वेग से एक सरल रेखा में गति, ठीक है, नहीं। जब एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा? 0 होगा। जब त्वरण 0 होगा तो F = ma से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा F। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा निर्देश फ्रेम जिसमें वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है, जिस पर कुल बल 0 होता है, ठीक है, नहीं, तब उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है, नहीं। इसमें गति अत्वरित होती है, ठीक है, नहीं, जिसमें त्वरण 0 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं इसमें हम। दूसरा पॉइंट होगा, जैसे कि हम इसमें कोई उदाहरण ले लें। उदाहरण के लिए विराम में लिफ्ट नियत वेग से ऊपर नीचे की ओर गति करती, ठीक है, नहीं। विराम अवस्था में लिफ्ट या फिर ऊपर नीचे गति करती लिफ्ट, ठीक है, नहीं। दूसरा, एक सीधी सड़क पर नियत वेग से गति करती हुई कार, एक सरल रेखा में नियत वेग से गति करती हुई कार, ठीक है, नहीं, तब उस कार की गति जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या होगा? निर्देश फ्रेम के अकॉर्डिंग। कौन से निर्देश फ्रेम के? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के, ठीक है, नहीं। दूसरा हम देख सकते हैं इसमें, ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय फ्रेम नहीं माना जा सकता। ये हमें पॉइंट याद रखना है। ग्रहों की गति के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम नहीं माना जा सकता।
माना जा सकता। ठीक है नहीं। ओके, अब देखेंगे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे इसका, सभी त्वरित निर्देश फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। सभी त्वरित निर्देश फ्रेम, त्वरित निर्देश फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट देखेंगे, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते। तो इसमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते। ठीक है नहीं, लागू नहीं होते। ठीक है नहीं, न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब a 0 नहीं है, त्वरण अगर इसमें शून्य नहीं है, फिर भी क्या है, f इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो निकाय पर या वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है नहीं, कोई बल क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, त्वरित फ्रेम में स्थित पिंड पर एक छदम बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है ma। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, छदम बल, छदम बल कहते हैं। ठीक है नहीं, इसको छदम बल कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं इसमें, उदाहरण के लिए एक समान वृत्तीय गति करती हुई कार या फिर लिफ्ट जो कि किसी त्वरण के साथ ऊपर अथवा नीचे की ओर जा रही हो, या फिर उड़ान भरता हुआ हवाई जहाज़। तो इसके ये क्या हैं, उदाहरण हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के। ठीक है नहीं। आगे देखेंगे आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग में देखेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इसमें देखेंगे जब किसी वस्तु पर बड़े परिमाण का, ठीक है नहीं, किसी वस्तु पर बड़े परिमाण का बल कुछ समय के लिए या फिर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तब इसे आवेग कहते हैं। ठीक है नहीं, आवेग कहते हैं। ओके, अब देखेंगे आवेग के लिए, देखेंगे पहला पॉइंट, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए अगर बल लगा हुआ है तब आवेग हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू t1। ठीक है, t1 से t2 टाइम, और f अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे f इंटू dt। ठीक है नहीं, तो सूक्ष्म समय अंतराल के लिए आवेग हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। दूसरा क्या हो सकता है, एम के एस में अगर हम देखें, एम के एस में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया एम के एस में। सी जी एस में देखें तो सी जी एस में क्या होगा, सी जी एस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये सी जी एस में हो गया। इसकी बिमा की बात करते हैं, बिमा हमने पहले भी इसकी निकाल के दिखाई थी।
तो बेमा देखते हैं क्या होता है। न्यूटन के लिए बेमा लिखेंगे ml t-2, ठीक है नहीं। उसके बाद में सेकंड के लिए लिखेंगे t, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा ml t-1, ठीक है नहीं। तो बेमा क्या हो गई ml t-1। ओके, एक छोटा मात्रक अगर हम देखेंगे, इसमें एक छोटा मात्रक होता है तो उसके लिए लिखेंगे डाइन सेकेंड, ठीक है नहीं। एक छोटा मात्रक डाइन सेकेंड। अब डाइन की बात आ गई तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक न्यूटन कितना होता है, न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है नहीं। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बल समय ग्राफ। बल समय ग्राफ क्या है इसको देखते हैं। अगर हमने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर ले लिया हमने यहाँ पर बल, ठीक है, फोर्स, तब यहाँ पर हम आवेग को किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। टी टाइम में बल की जो स्थिति है वो 0 से लेकर के इस तरीके से बढ़ता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तब इसके लिए देखेंगे, तब यहाँ पर आवेग अगर हमें निकालना होगा तो आवेग बराबर क्या होगा, जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम आवेग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1/2, आधार यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ पर t है, ठीक है, और ऊंचाई क्या है यहाँ पर f, तो t × f, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 ft, ठीक है। आवेग I = 1/2 ft, ठीक है। क्या मात्रक होता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है नहीं। अब आगे देखेंगे अगर हम सूक्ष्म समय अंतराल की बात करें, एवरेज सबसे पहले देखते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। 0.1 हो गया, इसमें 0.2 करते हैं। 0.2 में अगर हम यहाँ पर औसत ले लें, औसत परिमाण, ठीक है, बल का औसत परिमाण ले लें, तब क्या होगा। औसत परिमाण ले लिया हमने FAB, ठीक है, एवरेज फोर्स, ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पर I = T1 to T2 F × dt = यहाँ पर लिखेंगे F एवरेज T1 से T2 लिमिट, और ये आ गया dt। तब यहाँ पर हो जाएगा F एवरेज ∆t, ओके। I = F एवरेज ∆t, ओके। तो यहाँ से हम आप ये फाइंड कर सकते हैं अगर बल का औसत परिमाण दिया हुआ है, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे इस स्थिति में तीसरा पॉइंट देखेंगे इसका। यहाँ पर देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम F = होता है dP/dt, ठीक है। P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग है। तब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं F × dt = dP, ओके। F × dt = dP। अगर हम लिमिट लगा देते हैं T1 से T2 और इधर भी P1 से P2, ओके, तब ये कंडीशन बनती है। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं I = ठीक है, ये वाला पार्ट I हो जाएगा, I = हो जाएगा P2 -
P1, ठीक है नहीं, P2 माइनस P1, और इसको हम डेल्टा PV लिख सकते हैं, ठीक है। रेखीय संवेग में परिवर्तन है, ठीक है, चेंज है रेखीय संवेग में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं इसमें आवेग का उदाहरण क्या हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे ठोकर मारना, ठीक है, ठोकर मारना, किक मारना, कैच पकड़ना, ठीक है नहीं, कैच पकड़ना, कूदना, ठीक है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? आवेग के उदाहरण हैं, ठीक है। और इन सभी स्थितियों में I बराबर FDT, F एवरेज डेल्टा T, डेल्टा P बराबर क्या होता है? नियत होता है, नियतांक, ठीक है नहीं। इन सभी स्थितियों में ये नियतांक होता है। इसका एक उदाहरण देख सकते हैं हम आगे, ठीक है, कैच पकड़ना। तो कैच पकड़ना तो क्रिकेट के खेल में, ठीक है, जब हम गेंद को पकड़ते हैं, ठीक है नहीं, कैच लेते हैं, तब क्या होता है? तब हम अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। कैच पकड़ने से पहले, गेंद को पकड़ने से पहले अपने हाथ को हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि गेंदों को पकड़ने के लिए हमें थोड़ा समय मिल जाता है, और वो समय मिलने की वजह से क्या होता है कि हमारे हाथ में चोट कम लगती है, ठीक है नहीं। तो ये एक आवेग का बेहतर एग्जाम्पल है, एक बेहतर उदाहरण है, ठीक है। इसी तरीके से और भी उदाहरण दिए हुए हैं। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम। दूसरा उदाहरण क्या है? तेज़ दौड़ने वाले धावक दौड़ समाप्त करने के बाद रुकने के लिए, ठीक है, जब दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने के बाद रुकने के लिए हल्के हल्के, ठीक है, वेग कम करते जाते हैं, ठीक है, फिर हल्के हल्के जा कर के वो रुकते हैं, ठीक है नहीं। उससे क्या होता है उनको इससे रुकने का समय बढ़ जाता है, तो उनके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल घट जाता है, ठीक है नहीं। यह भी बेहतर उदाहरण हो गया एक आवेग का, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखेंगे इसका। चीनी मिट्टी अथवा कांच के बर्तन, ठीक है, पैकिंग से पूर्व कागज़ अथवा गत्ते में लपेटे जाते हैं, ठीक है। उनके जो बर्तन होते हैं, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन, उनको सबसे पहले उनको कागज़ में लपेटा जाता है, ठीक है नहीं। आ रहा है समझ में? पैकिंग से पूर्व कागज़ में लपेटे जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसमें देखेंगे। यदि कोई वस्तु गति करती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा गति प्रारंभ करने से पहले संवेग, ठीक है, गति प्रारंभ करने से पहले संवेग, ठीक है, और गति के बाद में, ठीक है नहीं, बाद में संवेग, दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है नहीं। या हम कह सकते हैं कि दो वस्तुएं हैं या दो गेंद हैं ठीक है, तो आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पहले उनका संवेग क्या है और टकराने के बाद में उनका संवेग क्या है, वो संरक्षित रहता है। यही रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम है, ठीक है नहीं। टकराने से पहले उनका संवेग और टकराने के बाद उनका कुल संवेग बराबर रहता है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है नहीं। इसमें कुछ हम पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से क्या होता है? dp/dt, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर, ठीक है नहीं, बल के बराबर होती है तीसरे नियम से।
तो संवेग, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम में क्या है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर, ठीक है, बल के बराबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट में बाह्य बल की अनुपस्थिति में F इज़ इक्वल टू 0, जब बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल की अनुपस्थिति, में F बराबर 0 हो जाएगा। जब F बराबर 0 हो जाएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर नियतांक हो जाएगा, ठीक है। F बराबर अगर 0 है तो P बराबर नियत हो जाएगा, ठीक है, नियतांक हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तब इस कंडीशन में क्या होता है, P इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, प्लस डैश डैश इज इक्वल टू नियतांक, ओके। कुल बल जो है, कुल संवेग नियत होता है। तब इसको हम m और b के पदों में लिख सकते हैं। m और b के पदों में कैसे लिखेंगे, mv इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डैश डैश इज इक्वल टू नियतांक, ओके। आगे देखेंगे इसमें, अगर हम दो कणों की निकाय की बात करें, ठीक है, एक मिनट, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर हम दो कण के निकाय की बात करें, ठीक है, दो कण दिए हुए हैं, एक m1 और दूसरा m2, ठीक है, m1 और m2। अगर पहले का वेग b1 है और दूसरे का वेग b2 है, तब इनके लिए क्या देखेंगे, तो p1 प्लस p2 इज़ इक्वल टू नियतांक, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू नियतांक, ठीक है। नहीं, अगर हम समय के सापेक्ष अपकलन कर दें तब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे m1 dv1 अपॉन dt1 प्लस m2 dv2 अपॉन dt, t1 नहीं होगा, dt होगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। किसी नियतांक का अगर हम क्या करते हैं, अचर पद का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब यहाँ पर क्या आएगा, m1, ठीक है। b1 के लिए अगर त्वरण a1 हो तो यहाँ पर लिखेंगे a1 प्लस m2 a2, ओके, इज़ इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि कुल बल संरक्षित रहता है, ठीक है। नहीं, कुल बल संरक्षित रहता है। यहाँ पर लिखेंगे हम f2 इज़ इक्वल टू माइनस f1, ठीक है। नहीं, माइनस f1, तो ये क्या हो गया, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी उसके विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है, ठीक है। तो यही शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। आ गया समझ में, आगे देखेंगे। बंदूक का प्रतिक्षेपण, बंदूक का प्रतिक्षेपण क्या है, ठीक है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली का अगर वेग vb है और बंदूक का पीछे की तरफ जो झटका लगता है, ठीक है, वो bg वेग से पीछे की तरफ अगर आती है तो उसको हम bg ले रहे हैं, और बंदूक की गोली का वेग bv, ओके। तब यहाँ पर देखते हैं तब क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें, स्टार्टिंग में गोली चलाने से पहले स्थिर है बंदूक, जब स्थिर है तो संवेग क्या होगा, ठीक है, प्रारंभिक संवेग 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई वेग नहीं है, बंदूक स्थिर है, ठीक है। अब अंतिम संवेग देखेंगे, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग हो जाएगा mg, ठीक है। यहाँ पर बंदूक का द्रव्यमान g है, mg है, vg प्लस mb
वी वी, ठीक है नहीं। तो अंतिम संवेग हो गया एम जी वी जी प्लस एम बी वी वी। अब संवेग संरक्षण के नियम से क्या है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। जब हम इनको बराबर रखेंगे संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से, तब क्या होगा, तब यहाँ पर एम जी वी जी प्लस एम बी वी वी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तब यहाँ से हम बी जी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो बी जी क्या हो जाएगा, बी जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम बी अपॉन एम जी और वी वी, ठीक है। ये आ गया आपका बी जी, ठीक है। तब यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी जी किस पर डिपेंड कर रहा है, बी जी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर 1/m जी पर, ठीक है। एम जी क्या है, बंदूक का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ कि बंदूक का द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो वेग कम होगा, इसका मतलब हमें झटका कम लगेगा। बंदूक का द्रव्यमान अगर कम होगा तो झटका हमें ज़्यादा तेज़ लगेगा, ठीक है नहीं। तो इसमें ये मेन पॉइंट हो गया। और देखेंगे इसमें अगर हम इसमें एक पॉइंट, अगर हम बंदूक को कंधे पर रखकर चलाएं, ठीक है, बंदूक को अगर हम कंधे पर रखकर चलाते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जो बीजी होगा वो वहाँ पर जो टोटल मॉस है, एक तो बंदूक का और प्लस आदमी का, ठीक है, प्लस आदमी का, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कुल द्रव्यमान जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है नहीं। तो बीजी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कुल द्रव्यमान के, बंदूक का द्रव्यमान प्लस व्यक्ति का द्रव्यमान, ठीक है नहीं। तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर अगर कुल द्रव्यमान अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, तब बीजी बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि बंदूक चलाने वाला जो इंसान है वो अगर तगड़ा है, ठीक है नहीं, उसमें ज़्यादा वेट है तो उसको झटका कम लगेगा, ठीक है नहीं, उसके गिरने के चांस कम होंगे। जबकि टोटल मॉस अगर कम है, ठीक है, हल्का फुल्का आदमी है तो उसको झटका बहुत तेज़ी से लगेगा और उसके गिरने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे रॉकेट नोदन। ओके, रॉकेट नोदन इस तरीके से एक रॉकेट, ठीक है, बी वेग से आगे की तरफ चलता है, ठीक है। जब ये उड़ता है बी वेग से तब इसमें गैसेस निकलती हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो गैसेस का वेग दिया हुआ है यू वेग, ठीक है, और आगे की तरफ रॉकेट का जो वेग है वो क्या है, वी है, ठीक है नहीं। तब इस कंडीशन में देखेंगे क्या है, अगर m0 रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, ठीक है, और mr बराबर रॉकेट के दहन के बाद दहन कक्ष का अवशिष्ट द्रव्यमान, ठीक है नहीं। दहन कक्ष का मतलब क्या है, ये कि उसमें जो फ्यूल, ठीक है, फ्यूल उसमें जो जल रहा है, ठीक है, उसका द्रव्यमान, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर लेंगे U इज इक्वल टू जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, गैसों का द्रव्यमान, गैसों का वेग, ठीक है नहीं। और V क्या है, V है t टाइम पर, t समय पर रॉकेट का ताक्षणिक वेग, ठीक है नहीं। तब यहाँ पर देखेंगे dm/dt क्या होगा, dm/dt क्या होगा, रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, ठीक है, रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की
दर, ठीक है, बराबर होगी ईंधन के दहन की दर, ईंधन के दहन की दर, ठीक है, और किसके बराबर होगी, ईंधन के समाप्त होने की दर, ईंधन के समाप्त होने की दर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ए, रॉकेट पर प्रणोद, रॉकेट पर प्रणोद, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी, ठीक है, नहीं माइनस एम जी। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, ये क्या होगा, यदि गुरुत्व का प्रभाव नगण्य माना जाए, ठीक है, अगर ये माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, यदि गुरुत्व का प्रभाव नगण्य माना जाए, नगण्य माना जाए, तब क्या होगा, नगण्य माना जाए। और ऋण चिन्ह जो है क्या है इसमें, ऋण चिन्ह जो है क्या दर्शाता है, ऋण चिन्ह जो है प्रणोद की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, प्रणोद की दिशा को, माइनस चिन्ह प्रणोद की दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, ठीक है, नहीं दिशा को दर्शाता है। और इसकी जो दिशा होगी वो गैसों की दिशा के विपरीत होगी, गैस इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है, तो इसकी दिशा इसके विपरीत होगी, ठीक है, नहीं तो गैसों की दिशा के, गैसों के विपरीत, ठीक है, गैसों की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। एक मिनट, आगे देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या होगा, रॉकेट का त्वरण, रॉकेट का त्वरण, ठीक है, रॉकेट का त्वरण क्या होगा, ए इज इक्वल टू यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी माइनस जी, ठीक है, नहीं अब यहाँ पर गुरुत्व का प्रभाव अगर नगण्य है तब ए इज इक्वल टू गुरुत्व का प्रभाव, गुरुत्व का प्रभाव नगण्य है, तब क्या होगा, तब ए बराबर म्यू अपॉन ए, म्यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी, ठीक है ना, तब ये होगा। सी पॉइंट देखेंगे, रॉकेट का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होगा, v बराबर लॉग वेस ई m0 अपॉन एम ई माइनस जी टी, ओके, ये होगा। अगर हम इसको यहाँ पर ई बेस दिया हुआ है, अगर बेस 10 ले लें तब क्या होगा, बेस अगर 10 ले लेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 2.303 यू लॉग वेस 10 m0 अपॉन एम ई माइनस जी टी, ओके, ये होगा। सॉरी, यहाँ पर एम ई नहीं है, एम है, केवल एम लिखेंगे, ठीक है नहीं। पॉइंट डी देखेंगे, पॉइंट डी क्या है, अब रॉकेट का जो वेग है वो संपूर्ण ईंधन के दहन के पश्चात, ठीक है, जलने के बाद, दहन के
दहन के पश्चात क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे बी वी इज़ इक्वल टू बी मैक्सिमम होगा, ठीक है, अधिकतम वेग होगा, और ये होगा u log e बेस पर m0 अपॉन mr, ठीक है, m0 अपॉन mr, ठीक है नहीं। तो ये होगा आपका रॉकेट का अधिकतम वेग या संपूर्ण ईंधन के दहन के पश्चात रॉकेट का जो वेग होगा वो ये होगा, ठीक है नहीं। इसके बाद देखेंगे कण का मुक्त आरेख। कण का मुक्त आरेख हम कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। ओके, इसको हम सबसे पहले लेते हैं M1 के लिए। तो M1 के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। M1 के लिए अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो होगा इसका वेट M1G, ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये हो गया M1G कॉस अल्फ़ा, ठीक है नहीं, और इसके तल की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर R1, ठीक है नहीं, और इसमें तनाव है T, ठीक है, ये रस्सी है पुली के ऊपर और इसमें तनाव कितना होगा, T होगा। तो इसका ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पर ये भी रह गया है, तो M1G कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है नहीं, तो ये हो गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा देखेंगे इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या होगा, इसकी तल की प्रतिक्रिया R2, ठीक है नहीं, और इसका वेट M2G, ठीक है नहीं, और एंगल कितना है, बीटा है, तो इसके बीच में भी बीटा होगा, और ये हो जाएगा आपका M2G कॉस बीटा, ठीक है नहीं, और ये कंडीशन क्या होगी, M2G साइन बीटा, ठीक है, और रस्सी में तनाव होगा T, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है नहीं। तो जिस तरीके से ये गुटके रखे हुए हैं, इन गुटकों पर कितने बल लग रहे हैं, तो उन बलों की स्थिति जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक कण का मुक्त आरेख बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं FBD, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पर कितने बल लगे हुए हैं, ठीक है नहीं। तो आगे देखेंगे लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, ठीक है, तो लिफ्ट में अगर ये लिफ्ट यहाँ पर ब्राम में है, और जब ब्राम में है तो क्या होगा, यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, तल की प्रतिक्रिया, सतह की प्रतिक्रिया R ऊपर की तरफ। अगर ये ब्राम में है तब क्या कंडीशन आएगी, R इज़ इक्वल टू mg, ठीक है नहीं, R इज़ इक्वल टू mg आएगी यदि ब्राम में है, ब्राम में है, ठीक है। अब इसी में हम दूसरी कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन ले सकते हैं इसमें, अगर ये A त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही हो तब क्या कंडीशन आएगी, तब कंडीशन इसकी आएगी R माइनस mg इज़ इक्वल टू ma, ठीक है नहीं, अगर ये A त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही हो। अब दूसरी कंडीशन ले सकते हैं इसमें, यदि A त्वरण से नीचे की तरफ जा रही हो, जब नीचे की तरफ जा रही हो तब क्या होगा, तब mg माइनस R इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं R क्या हो जाएगा, mg माइनस a, ठीक है नहीं, आगे समझ में। तो दोनों कंडीशन में हमने, तीन कंडीशन में ले लिया, ब्राम में भी ले लिया, ठीक है। एक वो गति जब A त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तब हमने ले लिया, और दूसरा नीचे की तरफ जा रही है A त्वरण से, तो हमने वो कंडीशन भी ले ली, ठीक है। एक कंडीशन और लेते हैं इसमें, यहाँ पर लिफ्ट दी हुई है, ओके, यहाँ पर लिफ्ट दी हुई है, तो लिफ्ट में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन है, वेग यहाँ पर 0 है, ठीक है, ब्राम अवस्था में है लिफ्ट। जब लिफ्ट चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तब इस कंडीशन में A बराबर 0, ठीक है, R माइनस mg बराबर 0, ये हमने अभी कंडीशन बताया था, ठीक है, ब्राम में बताई थी। तब आभासी भार बराबर क्या होगा, वास्तविक भार होगा, ठीक है।
और ये स्प्रिंग तुला के ऊपर रखा हुआ है ये पिंड, ठीक है नहीं, तब यहाँ पर जो भार होगा वो वास्तविक भार के बराबर होगा, आभासी भार। देखते हैं दूसरा वाला, लिफ्ट एक समान वेग से नीचे, ऊपर अथवा नीचे की ओर गति कर रही है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, बी नियत होगा, ठीक है। एक समान वेग है तो बी नियत है, जब बी नियत है तो ए जीरो होगा, तब इस कंडीशन में भी क्या होगा, आर बराबर एम जी होगा, आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है नहीं। तीसरी कंडीशन देखेंगे, लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति कर रही है, जब एक ही ए त्वरण के साथ ऊपर गति कर रही है तब क्या होगा, परिवर्ती होगा। परिवर्ती का मतलब क्या है, उसके वेग में चेंज आएगा, ठीक है नहीं, उसके वेग में चेंज आ रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तब जी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, तब यहाँ पर आर माइनस एम जी इजकल टू एम ए, अभी हमने बताया था इस कंडीशन में ये होगा, ठीक है नहीं। भार क्या होगा, आभासी भार ज़्यादा होगा और वास्तविक भार कम है। इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग तुला है उसके अकॉर्डिंग हमारा भार ज़्यादा मालूम पड़ेगा, हमें ज़्यादा भार हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं, अब देखेंगे ऊपर की ओर गति, जी त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, जब जी त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तब परिवर्ती होगा। एक ही जगह हम जी पुट कर देंगे, एक ही जगह जब जी पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू 2mg हो जाएगा, ठीक है। तब वास्तविक भार जो होगा, आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार का 2 गुना प्रतीत होगा, ठीक है नहीं। एक्चुअल में 2 गुना नहीं है लेकिन वो हमें 2 गुना लगेगा, ठीक है नहीं। लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, जब ए त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तब क्या होता है, बी परिवर्ती होगा, ठीक है, चेंजिंग, बी चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है ए से, तब इस कंडीशन में क्या होगा, आभासी भार की वैल्यू कम होगी वास्तविक भार से, ठीक है। अगर मान लिया हमारा 60 kg अगर वेट है तो वो हमें कम मालूम पड़ेगा, हमें 40 kg या उससे कम मालूम पड़ेगा, प्रतीत होगा, ठीक है नहीं। तीसरी कंडीशन देखते हैं, लिफ्ट जी त्वरण से अगर नीचे की ओर जा रही है तब उस कंडीशन में क्या होगा, ए बराबर जी पुट करेंगे और ये हो जाएगा 0। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें भारहीनता का अनुभव होगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे हम उड़ रहे हैं, ठीक है नहीं, और हम उसकी सतह से, लिफ्ट की सतह से उठ करके हम छत पर जा लगेंगे, ठीक है नहीं, छत पर जा लगेंगे और हम में कोई वेट फील हमें नहीं होगा, ठीक है नहीं। तब आभासी भार क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, इसका मतलब ए का वैल्यू जो है, ए की वैल्यू वो जी से ज़्यादा है। ए की वैल्यू जब जी से ज़्यादा है तब क्या होगा, आर यहाँ पर नेगेटिव होगा, आर जब नेगेटिव होगा तब आभासी भार ऋणात्मक होने का अर्थ है कि वस्तु लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से सट जाएगी। बिल्कुल वो कंडीशन इसमें आएगी, जो कंडीशन हम पहले बता रहे थे वो कंडीशन 0 कंडीशन में नहीं आएगी। आभासी भार अगर 0 है तब नहीं आएगी, जब नेगेटिव है तब ये कंडीशन आएगी, ठीक है नहीं। ओके, आगे देखेंगे, क्षैतिज चिकनी सतह पर रखे गुटके का त्वरण, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका त्वरण क्या होगा, इसमें देखते हैं हम। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं R/mg, जब इसे क्षैतिजता खींचा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में इसको खींच रहे हैं तब इसमें क्या होगा, F इजिकल टू ma होगा, F इजिकल टू ma होगा और R इजिकल टू क्या होगा, mg, R इजिकल टू mg होगा, F इजिकल टू ma होगा, ठीक है नहीं। इस कंडीशन में आगे देखेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, ठीक है। जब ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है थीटा कोण से, थीटा कोण पर, ठीक है नहीं, सॉरी खींचा जा रहा है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि F साइन थीटा, ऊपर की ओर की जो बल हैं उनको हम संतुलित कर लेंगे, F साइन थीटा प्लस R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg, भार को संतुलित करेंगे, ठीक है नहीं। दूसरा देखेंगे F कॉस थीटा, और F कॉस थीटा क्या होगा, F कॉस थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है, ma, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है नहीं। ओके, आगे देखेंगे, जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल से धक्का लगाकर जो है धकेला जाता है, ठीक है नहीं, उसको धकेला जाता है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बल लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तब इसका जो कोण है, ठीक है, तब इसका
जो कोण है वो क्षैतिज बल, इसका क्षैतिज घटक क्या होगा एफ कॉस थीटा और ऊर्ध्व घटक होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। और एफ कॉस थीटा जो होगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए, अगर ये ए त्वरण से गति कर रही है। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे। चिकने नत समतल पर रखे गुटके का त्वरण। ठीक है, जब नत समतल ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है, इस तरीके से मान लिया एक नत समतल है, ठीक है, और थीटा कोण पर है ये, तब इस पर एक पिंड रखा हुआ है, गुटका रखा हुआ है, तब इसमें क्या कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमें पता है, इसकी तल की प्रतिक्रिया आर, ठीक है, इसका भार एम जी नीचे की ओर, ठीक है, थीटा कोण पर अगर ये है तो एम जी कॉस थीटा। ठीक है नहीं, और ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है नहीं, तब इस कंडीशन में क्या होगा आर इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, ये ब्राह्म अवस्था में है, जब ब्राह्म अवस्था में है तो क्या होगा आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे। जब नत समतल क्षैतिज त्वरण, ठीक है, ए से गति करे, जब ये बी ले लो, यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो बी से गति करे, जब बी से गति कर रहा है तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी तल की प्रतिक्रिया, तो आर क्या है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा। ठीक है नहीं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। ओके, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर ये बी त्वरण से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एम जी साइन थीटा और यहाँ पर दिया हुआ है एम बी। ठीक है नहीं, कितना दिया है, एम बी दिया हुआ है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ओके, तब इस कंडीशन में गुटके की जो गति है वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ए त्वरण से नीचे गति कर रहा है, तब यहाँ पर देखेंगे एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है नहीं, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ही हो गई। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या होगी। थर्ड इक्वेशन हम इसी में अगर देखेंगे तो m से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जब m से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस v कॉस थीटा। ठीक है नहीं, a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ठीक है नहीं, यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, अगर यहाँ पर गुटका ब्राह्म में है, ठीक है, या ब्राह्म में रहने के लिए गुटके को ब्राह्म में रहने के लिए, गुटके को ब्राह्म में रहने के लिए क्या करना होगा, a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो g साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, तो इनको हम बराबर में ले लेंगे, तो g साइन थीटा इज इक्वल टू b कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन जी, टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन जी, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, g टेन थीटा। ठीक है नहीं, तो गुटके को अगर ब्राह्म में रखना है तो इस तरीके से हम इस बेग से या इस त्वरण से इसको गति कराएं आनत तल के लिए कि ये गुटका ब्राह्म में रहे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, b इज इक्वल टू जी टेन थीटा, तब हमें जी टेन थीटा त्वरण से इसको गति कराना होगा जिससे गुटका क्या होगा, ब्राह्म में रहेगा। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो पहले स्थिति में क्या है, F पहला वाला जो गुटका है M1 M2 के संपर्क में रखा हुआ है, M1 पर जब हम बल लगाते हैं, ठीक है, M1 पर जब बल लगाते हैं तो F2 पर भी लगेगा या F2 M1 पर लगाएगा। तब इस कंडीशन में देखते हैं M1 पर, M1 का FVD दिया हुआ है, तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू F1 M1A। ठीक है,
M1 A हो गया। अब सेकंड में देखेंगे M2 वाले गुटके में, M2 वाले गुटके में इससे ठीक है एक सूक्ष्म बल है F, स्मॉल f, वो लग रहा है M1 द्वारा M2 पर लगाया गया बल। तो F1 क्या है, F क्या है यहाँ पर, M1 द्वारा M2 पर लगाया गया बल। और यहाँ पर A त्वरण से ये गति करने लगता है, तब क्या होगा, F = M2 A। यहाँ पर हम A निकाल सकते हैं और यहाँ से F निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे। ओके, यहाँ पर 3 गुटके दिए हुए हैं, M1 M2 M3। ठीक है, तो वही कंडीशन है। सबसे पहले हम M1 के लिए देखेंगे, M1 के लिए निकालेंगे तो M1 द्वारा फिर F2 पर M2 पर लगाया जाएगा, तो फिर F1 निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, फिर दूसरा जो दिया हुआ है M2 द्वारा M3 पर लगाया जाएगा F2। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये होगा, यहाँ से हम A F1 F2 निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, ओके, उसी कंडीशन में हम यहाँ पर ठीक है, उस पहले वाले में हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे बल, अब इसमें हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से निकालेंगे। जहाँ पर हम M1 के लिए ले रहे थे, अब सबसे पहले किसके लिए लेंगे, M3 के लिए लेंगे। ठीक है नहीं, जो F है वो M3 पर लग रहा है और M3 किस पर लगाएगा, M2 पर। ठीक है नहीं, तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान विहीन डोरी से जुड़े गुटकों की गति। अब यहाँ पर एक डोरी से जोड़ दिया गया है दोनों को। ठीक है, तब इस डोरी में क्या होगा, तनाव होगा। ठीक है, उस तनाव की स्थिति में हम क्या करेंगे, M1 का FVD देखेंगे तो इसमें तनाव लग रहा है। ठीक है, T, तो T = M1 A होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले गुटके पर F बल से इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर T लग रहा है, तब यहाँ पर F माइनस T = M2 A लिखेंगे, तब यहाँ से हम A और T निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, एक तरफ से अगर कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है नहीं, और टाइम कम रह गया है क्योंकि TGT का पेपर कुछ पता नहीं है कि अगस्त में लास्ट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है नहीं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन है, इसको F से खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर T तनाव है बीच में डोरी में, तो M1 के लिए देखेंगे FVD और M2 के लिए FVD। FVD अगर बनाना सीख गए तो समझ लो इस तरीके की हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है नहीं, तब यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, त्वरण और तनाव। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे, इसमें 3 गुटके दिए हुए हैं, तो इसमें जब डोरी अलग अलग हैं, जैसे हम पहले डोरी की बात करेंगे, M1 और M2 जुड़े हुए हैं, उस डोरी में तनाव T1 होगा। और दूसरी डोरी, जब डोरियाँ अलग अलग होंगी तो तनाव भी अलग अलग होगा। डोरी अगर एक ही है तो तनाव भी एक ही होगा। ठीक है नहीं, तब इस कंडीशन में निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में हम अच्छे से बताएंगे इनको। ठीक है नहीं, ओके, इस तरीके से इसको भी देख सकते हैं। ओके, बाकी का हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी तरीके से आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम अच्छे क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है नहीं, थैंक यू वेरी मच।